उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उसका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूँ कहे कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकली ही थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द बहुत था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी रात भी होगी। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिसकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। ये पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बाहर निकलो, मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ। लेकिन वो कहने लगे कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी हवस पूरी की। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं काँप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया था। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होता। लोग बड़ी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए।
मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा से ही बाबा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकारते और कहते, मधु बेटी, तो फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग जाएंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब सुबह ये बात हमें पता चली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वो मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वाले और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 मिल रहे थे, जिसमें से घर के बिल में सारे रुपए चले जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के जानने वाले से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक भीड़भाड़ इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। मुझे पिज़्ज़ा हाउस से कपड़े दिए गए जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत ही नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेता है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी कहने लगी कि बेटा, बिजली के बिल वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीनों से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसला लेना बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियाँ करनी हैं। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ये फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि किसी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरान से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और मैं अगली दोपहर 2 बजते ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदला था। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी
और गुस्सा होकर कहा कि ये कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ़ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरी इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी ना किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि ये मेरी नौकरी का नियम था। वो जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर हर वक्त इस कदर किए जाते कि मेरी सांस रुकने लगती। ये पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहराई से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, यहाँ तुम बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले। इतनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 20 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस में मामूली सी नौकरी कर रही हूँ। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते।
मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाले लड़की ने नोट कर ली। वो मुझे कहने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, पर ठीक ही तो कह रही थी वो। घर आकर मैंने माँ को वही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वाले ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे ताने सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, न जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुझसे मिन्नतें ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर ही लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वो ठीक ही कह रही थी, अगर बाबा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वो अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। वो लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरानी से उनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पाँचों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफ़र दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनका कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उसकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतज़ार में थे। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्च में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बंधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है।
वो भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की करें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले मिलने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगे। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारना होगा। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैंने उनकी बात मानी है। मैं मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल ले गया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर ही दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वो 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। वो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी और यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घरों से निकलते हैं, चाहे फिर वो तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।